नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। अभी देश में बड़ी चर्चा चल रही है। एक नया कानून अमित शाह ने पार्लियामेंट में पेश किया है। मसौदा है, अभी कानून बना नहीं है। उस मसौदे में यह है कि प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी अगर 30 दिन तक अगर जेल में रहते हैं तो उनका पद खत्म हो जाएगा। पहली नज़र में कानून बड़ा अच्छा लगता है, मुझको भी ठीक लगा कि ये कई लोग हैं ना देश में, इधर क्या नाम है इनका, अरविंद केजरीवाल, और क्या नाम है उनका, और तो सत्येंद्र जैन और कुछ और लोग, और देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कुछ मंत्री, मुख्यमंत्री कोई ऐसा जेल चले जाते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं, जेल में भी बने रहते हैं, बाहर भी बने रहते हैं। मैं उसके खिलाफ लिखते भी आया हूँ। लेकिन अभी जब ये मामला सामने आया तो राहुल गांधी सहित पूरे विपक्ष ने पार्लियामेंट के भीतर इसका बड़ा जमकर विरोध किया। तो मैं एक चीज़ सोच रहा था, याद दिलाता हूँ आपको, कि राहुल गांधी मनमोहन सिंह की सरकार के समय, अगर आपको याद होगा, तो एक दिन अचानक दिल्ली प्रेस क्लब पहुँचे थे और दिल्ली प्रेस क्लब पहुंच के उन्होंने मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल का पारित किया हुआ एक मसौदा, जिसमें राजनीति में जो भ्रष्ट लोग हैं उनके बचाव का कोई रास्ता निकल सकता था, उनको रियायत मिल सकती थी, जिसके बारे में कई लोगों का कहना है कि यूपीए सरकार जो है मनमोहन सिंह की, वो लालू यादव को राहत देने के लिए उस कानून को ला रही थी और नहीं बनने दिया। राहुल गांधी ने दिल्ली प्रेस क्लब में उस कानून के मसौदे को फाड़कर, कागज को ऐसे फाड़ा था वहाँ पे, अगर आपको याद होगा, तो नहीं होगा तो थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, फाड़ के फेंक दिया था। राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, जब उन्होंने फाड़ के फेंक दिया तो कांग्रेस सरकार का मसौदा नहीं था, ये यूपीए सरकार का मसौदा था, जिसमें बहुत सारी पार्टियां, शायद 1 दर्जन पार्टियां शामिल थीं। तो मनमोहन सिंह सरकार ने उस मसौदे को वापस ले लिया। राहुल गांधी की इज्जत और जिद की बात थी। हालांकि उसका सबसे बड़ा नुकसान शायद लालू यादव को तुरंत ही हुआ था। अब जो कानून अमित शाह पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं, इसका बड़ा ही विरोध हो रहा है जमकर। हम थोड़ा विरोध के ऊपर चलें कि क्यों हो रहा है विरोध इतना। भ्रष्ट लोग अगर कोई हैं, किसी और जुर्म में फंसे हुए हैं, 30 दिन अगर जेल में हैं, तो वो उनका मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद न रहे, इसमें क्या बुराई है। बात सुनने में अच्छी लगती है, इसमें दिक्कत कहाँ पे है मैं आपको बतलाता हूँ। अब जैसे प्रधानमंत्री की हम बात करें, 11 बरस से प्रधानमंत्री हैं वो। अमित शाह 11 बरस से गृह मंत्री हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सामने आया था कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सबसे अधिक दिन रहने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। फिर आया कि अमित शाह ने गृह मंत्री रहने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इतना लंबा कार्यकाल किसी गृह मंत्री का नहीं रहा। सवाल ये उठता है कि यही प्रधानमंत्री, यही गृह मंत्री रहते हुए 11 साल और अगले 4 साल का और कार्यकाल मिला हुआ है, तो 15 साल अगर यही रहेंगे, तो ये मान के मत चलिए कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ भी कोई मामला हो सकता है, ऐसा मान के मत चलिए। लेकिन कानून तो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति रहे, प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, केंद्र में प्रधानमंत्री रहे, मंत्री रहे, अगर 30 दिन अगर जेल हो गई है, जमानत नहीं मिली है, तो उनका मंत्री पद चले जाएगा। बात जायज़ लगती है नैतिक रूप से कि भाई संविधान ने आपको ये छूट थोड़ी दी है कि जेल के भीतर रह के आप गद्दी पे बैठे रहोगे और सरकार चलाते रहोगे। ये कोई राम कथा थोड़ी है कि आप वनवास पे हो, जंगल जंगल घूम रहे हो, लेकिन आपके खड़ाऊ रख कर आपके भाई जो हैं वो राज कर रहे हैं।
गद्दी पर सिंहासन पर खड़ाऊ रखें, खुद नीचे बैठे हैं और राज कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो कुछ तो रहना चाहिए, क्योंकि राजनीति में लोग भ्रष्ट हैं, दुष्ट हैं, मुजरिम हैं, सभी तरह के लोग हैं। तो विरोध क्यों हो रहा है इतना? विरोध इसलिए मुझको होते दिख रहा है, आपको भी समझना होगा। मैं अपनी कोई राय आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल आपके लिए इसका एक विश्लेषण कर रहा हूँ। आप अपनी राय खुद बनाइएगा, मेरी राय पे मत चलिए। मुझको लगता है इसका इतना विरोध ही इसलिए हो रहा है कि आज केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां जिन लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर रही हैं, जिनके यहाँ छापे डाल रही हैं, जिन नेताओं को गिरफ्तार कर रही हैं, उसमें तकरीबन 95% या उससे भी ज़्यादा लोग जो हैं वो गैर एनडीए, गैर भाजपा के लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। भाजपा सरकार के लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, ईडी की, आईटी की, सीबीआई की कार्रवाई नहीं हो रही है। तो लोगों को ये लगता है, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की एजेंसियों को बहुत फटकार लगाई है। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस तरह से काम नहीं कर सकते, ऐसे कार्रवाई नहीं कर सकते, आपको कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, आप मनमानी नहीं कर सकते। ऐसा बहुत सारी बातें केंद्र सरकार की एजेंसियों को सुप्रीम कोर्ट ने कही है। जाहिर है कि इन एजेंसियों के कामकाज में कहीं कोई पूर्वाग्रह, भेदभाव, पक्षपात कुछ दिखा होगा सुप्रीम कोर्ट को, या कम से कम ये लगा होगा कि ये कानून को किनारे रख के कड़ाई बरत रहे हैं। तो कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसियों को फटकार लगाई और जिनके ऊपर एजेंसी ने कार्रवाई की उनको राहत दी। लेकिन ये तो वो मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं कब? दर्ज होने के, गिरफ्तारी के 1-1 साल बाद, 2 साल बाद और 3 साल बाद। सवाल यह है कि इस नए कानून से सरकार के हाथ में, उसकी एजेंसियों के और पुलिस के हाथ में एक ऐसा हथियार आ जाएगा, एक ऐसा अधिकार आ जाएगा कि जिससे सच्चे झूठे कैसे भी मामले में किसी को आप गिरफ्तार कर लेते हैं, 30 दिन तक उसकी जमानत नहीं होने देते हैं, तो 31वें दिन उसका पद चले जाएगा। आपको ध्यान है ना, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थी उमा भारती, कर्नाटक में कोई उन्होंने एक भाषण दिया जिस पे सांप्रदायिक दंगे हो गए, कई लोग मारे गए, वहाँ की अदालत ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया, पेश होने के लिए कहा, तो उनको मध्य प्रदेश में इस्तीफा दिलवा दिया गया था। कहते हैं उसके भीतर कुछ राजनीति भी थी भाजपा की, लेकिन जो भी हो। फिर बाबूलाल गौर वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे उमा भारती के बाद। वो लंबी कहानी हो जाएगी, इसलिए मैं अभी उसको किनारे छोड़कर चल रहा हूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां, कार्रवाई करने वाली एजेंसियां, उनके हाथ में ऐसे अधिकार हैं, 5-5 साल हो गए हैं लोगों को, जमानत नहीं हो पाई है, 5-5 साल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में ही जिनके खिलाफ मैं 100 बार बोल चुका हूँ, मेरी एक धेले की हमदर्दी नहीं है जिन नेताओं, अफसरों के साथ, ठेकेदार और सप्लायरों के साथ मेरी कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन उनके मामलों पे फैसला नहीं हुआ है और 2-2, 3-3 साल से जेल में बंद हैं वो। अब मान लीजिए अदालत में साबित नहीं हो पाएगा उनके खिलाफ कुछ, तो उनके ये इतने साल तो वापस नहीं आएंगे। और मैं एक दूसरी बात आपको बतलाता हूँ, एजेंसियां राज्य की हों चाहे केंद्र सरकार की हों, पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, एनआईए हो, कोई भी हो, इन सब के ऊपर अलग अलग समय पे ऐसी तोहमतें लगी हैं कि इन्होंने गलत तरीके से मामले बनाए, झूठे मामले बनाए। मामले इतने कमज़ोर थे कि 100 में 95 लोग छूट गए, लेकिन 100 के 100 लोग जो हैं वो जेल में बरसों रहे। अब आप बतलाइए, जेल में बरसों रहे और छूट गए, ये हालत अगर इस देश में जांच पड़ताल की, जांच एजेंसियों की है, और ये दिख रहा है कि केंद्र सरकार की आज की जो जांच एजेंसियां हैं उनके निशाने पर
केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन की पार्टियों के कोई नेता नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र वगैरह के कुछ एक मामले तो ऐसे हैं जिसमें वहाँ के डिप्टी सीएम जो हैं अजीत पवार, उनके खिलाफ तो ढेर ढेर सारे मामले थे। फिर वो सत्तारूढ़ पार्टी में चले गए तो वो सिमट के ख़त्म हो गए पूरे मामले, उनको क्लीन चिट मिल गई। ऐसे बहुत सारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं। विपक्ष को अगर ये शक है कि विपक्ष के नेताओं को बदनीयत से घेरा जाता है, बदनीयत से गिरफ्तार किया जाता है, सरकारों को अस्थिर किया जाता है। महाराष्ट्र एक बड़ा उदाहरण है जहां राजभवन से लेकर विधानसभा तक सभी शामिल हो जाते हैं अस्थिरता के एपरेटस में, अस्थिरता की मशीन चलाने के लिए। एक पुर्जा विधानसभा का अध्यक्ष बन जाता है, एक पुर्जा राज्यपाल बन जाता है और अस्थिर कर देते हैं उसको। महाराष्ट्र में देखा हुआ है आपने। सुबह लोग उठ के पैदल चलने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, उस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। देश में आज एक शक ये है कि क्या विपक्ष के नेताओं को किसी भी झूठे मामले में फंसाकर 30 दिन तक उनको किसी तरीके से जेल में रख दिया जाए, जमानत न लेने दी जाए, तो 31वें दिन उनका पद चले जाएगा। अब दो तरीके के सवाल उठते हैं यहाँ पर, आपको सोचना है उसके बारे में। किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इनकी गिरफ्तारी हो जाए तो क्या जेल के भीतर जाने के बाद भी इनको अपने पद पर बने रहना चाहिए? दूसरा यह है कि जब सरकारी जांच एजेंसियों की साख ऐसी है कि उनका हमला विपक्ष पर ही होता है और विपक्षी नेता ही गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उन्हीं पे छापे पड़ रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश हो रही है, फिर भले छूट जा रहे हैं, 100 में से 95 छूट जा रहे हैं। तो ये एक राजनीतिक साजिश की तरह किसी नेता को हटाने के लिए क्या ऐसा नहीं हो सकता? ये बात उठ रही है कि जो उन्होंने संविधान बनाया था, उन्होंने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि लोग जेल में जाने की नौबत आएगी नेताओं की। उस समय तो लोग, नेहरू का आपको याद है ना, आनंद भवन, ये वो, उन्होंने अपनी कितनी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी देश को दे दी थी। प्रॉपर्टी याद है आपको? बहुत सारे नेता ऐसे हुए जिन्होंने सब कुछ देश को दे दिया, या मरे तो कार का 5,000 रुपए का कर्ज बाकी था शायद लाल बहादुर शास्त्री पर। ऐसे बहुत सारे नेता हुए। इन दिनों वैसा मॉडल आना बंद हो गया है राजनीति में। अब थोड़ा नए टाइप के ईवी मॉडल आ रहे हैं अभी, जो इतनी चार्जिंग इकट्ठा कर लेते हैं सत्ता में रहते हुए कि उससे फिर बची पूरी जिंदगी की गाड़ी चल जाती है उससे, 4-6 पीढ़ी तक की। तब सवाल ये उठता है कि एक नैतिकता का सवाल है कि जेल जाने के बाद क्या किसी को मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रहना चाहिए? दूसरा ये भी सवाल है कि जब जांच एजेंसियां छांट के लोगों को भेजती हैं जेल, तो ऐसे जेल के ऊपर कितना भरोसा किया जाए? ऐसी कैद के 30 दिन भी गिने जाएं क्या इस कानून में? खैर, अभी फिलहाल ये कानून पास नहीं हुआ है। इस कानून को संसद की एक संयुक्त समिति होती है, जिस कानून के मसौदे पर ज़्यादा विवाद होता है तो वहाँ भेज दिया जाता है। उसमें बहुत से दलों के लोग रहते हैं, वहाँ विचार विमर्श ज़्यादा होता है, जो कि पार्लियामेंट के हल्ले गुल्ले में नहीं हो पाता। तो मैं आज केवल इस मुद्दे पर इतनी सी चर्चा करने के लिए आया हूँ कि इसमें जनता का हित जो है, लोकतंत्र का हित जो है, इन दो मुद्दों के बीच कहीं पर है। एक है केजरीवाल और उनके मंत्री ने जो मॉडल सामने रखा है, दूसरी जगहों पे भी कई लोगों ने रखा है कि जेल में रहते हुए भी इस्तीफा नहीं देंगे, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। एक ये मॉडल है। दूसरा मॉडल ये है
कि हम जिसको चाहे उसको जेल भेज देंगे और फिर भले लोग छूट जा रहे हैं वहाँ से, सज़ा नहीं हो पा रही है किसी को। आपको ध्यान है अभी कुछ हफ्ते पहले, एक हफ्ते के भीतर 10 दिन के भीतर 2 ऐसे मामले आए थे। एक में मुंबई ट्रेन धमाकों के जितने आरोपी थे वो सारे के सारे आरोपी छूट गए, मुस्लिम थे सारे के सारे। और दूसरा मालेगांव ब्लास्ट, जिसमें एक सांसद थी भाजपा की, सांसद बनने के पहले से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, आपको ध्यान होगा, वो गांधी को गालियां देने, गोडसे की स्तुति करने के लिए जानी जाती हैं, और जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मैं दिल से उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। शायद इसीलिए उनकी टिकट भी कट गई, अगले बार चुनाव नहीं लड़वाया गया उनको। मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और बाकी सारे लोग छूट गए। अब सवाल ये उठता है कि हफ्ते 10 दिन के भीतर के ये 2 मामले थे, अलग अलग थे। एक में भगवा आतंक था, दूसरे में इस्लामी आतंक था, और दोनों में सारे लोग छूट गए। तो जांच एजेंसियों का हाल थोड़ा गड़बड़ है हिंदुस्तान में, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये नया कानून जो है, जो इसको एक बंदिश बना देता है कि अगर आप इतने दिन जेल में रहे तो आपको इस्तीफा देना ही होगा, आपका पद खत्म हो जाएगा अपने आप। क्या इसका राजनीतिक बेजा इस्तेमाल होगा? कितना बेजा इस्तेमाल होगा? क्या आज ऐसा कानून न रहने का बेजा इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने तो कल्पना नहीं की थी कि हमारे मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री जेल भी जाएंगे और फिर भी इतने बेशर्म रहेंगे कि इस्तीफा नहीं देंगे। तो थोड़ा मुझको गड़बड़ लगता है मामला। आपको ध्यान है ना, लालू यादव को एक बार जेल जाना पड़ा था तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, याद है ना आपको? तो मैं थोड़ा हैरान हूं कि ये नया कानून जो है इसका बेजा इस्तेमाल कितना होगा, और ऐसा कानून न रहने का बेजा इस्तेमाल कितना हो रहा है। अभी मैं इसके गुण दोष के बारे में और ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने सवाल खड़े करके जा रहा हूँ कि आप पढ़िएगा, इसकी खबरों को पढ़िएगा, सुनिएगा, इसके बारे में लेख आए कुछ अच्छे लोगों के तो पढ़िएगा, आपस में चर्चा कीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ, आपकी जितनी समझ होगी कानून की मेरी उतनी भी नहीं है, लेकिन मैं प्राकृतिक न्याय की बात जब सोचता हूँ तो पता लगता है कि दुनिया के अधिकांश संविधान प्राकृतिक न्याय पे ही बने हुए हैं। वहाँ जाकर मेरी समझ थोड़ी सी काम आ जाती है। आप भी सोचिएगा, ऐसा कानून रहना चाहिए कि नहीं? आज देश में जिस तरह से एजेंसियां काम कर रही है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? आज देश में अलग अलग राज्य सरकारों के मातहत उनकी पुलिस, उनकी एसीबी, ईओडब्ल्यू, उनकी दूसरी एजेंसियां जिस तरह से काम कर रही हैं, क्या किसी को भी 30 दिन के लिए धांस दो और उसकी कुर्सी चली जाए? क्या ऐसा बेजा इस्तेमाल होगा? तो ऐसा कानून बनने का बेजा इस्तेमाल करेगी कोई सरकार, या ऐसा कानून न रहने का बेजा इस्तेमाल करेंगे दूसरी पार्टियों के नेता? आपको सोचना है, सोच के देखिएगा। मैं आज बिना अपनी राय दिए आगे बढ़ रहा हूँ, आपको सोचने का सामान दे रहा हूँ। लोकतंत्र में हमको सबको अलग अलग मिलकर सामूहिक रूप से समूहों में सोचना चाहिए। और लिखिएगा कमेंट बॉक्स में आपका क्या कहना है। आसान नहीं है ये मुद्दा, इसके बारे में सोचिएगा। पूरा विपक्ष इसके खिलाफ है, आखिर कोई तो बात होगी कि क्यों इतना हॉस्टाइल हो गया है पल भर में। हालांकि सरकार का ये कहना है कि ये भ्रष्ट लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं कानून का। आप सोचिएगा, होना चाहिए कानून कि नहीं होना चाहिए? फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने एक जायज़ मुद्दा उठाया है तो हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपने दोस्तों को इसका लिंक ज़रूर भेजिएगा। सबके सोचने लायक मुद्दा है। और चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दुपहिया चलाते हैं या उस पर बैठते हैं तो हेलमेट लगा कर ही बैठिए।
देश में जगह जगह हेलमेट के कानून को कड़ाई से लागू करने की कोशिशें हो रही हैं। इसके पहले कि आपके ऊपर 1000-2000 रुपया जुर्माना हो जाए, और अभी तो सीसीटीवी के कैमरों की रिकॉर्डिंग देख के भी लोगों को चालान जा रहे हैं जुर्माने के। जितने में आप चालान पटाएंगे उतने में आप हेलमेट आलीशान क्वालिटी का ले सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी का, और उससे आपकी ज़िंदगी भी बचेगी। चालान से कुछ नहीं बचेगा। बार बार के 3-4 बार के चालान हो जाएंगे तो हो सकता है कि आपका लाइसेंस जो है, ड्राइविंग लाइसेंस, वही सस्पेंड हो जाए 3 महीने के लिए। तो ऐसा मत कीजिए। अभी तक सरकार कड़ाई नहीं बरत रही है, किस दिन बरतना शुरू कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप घर से निकलेंगे और 1500 के चालान की रसीद आपको दे दी जाएगी। उस दिन आपको अफसोस होगा कि हेलमेट क्यों नहीं खरीदा। लेकिन ज़िंदगी आप फिर भी नहीं खरीद पाएंगे अगर कोई हादसा होगा और उस हादसे में सिर फट जाएगा तो। आपको ध्यान है ना, हम बीच में इश्तहार दिखाते थे अपने वेबसाइट पे, तरबूज की तरह फटा हुआ सिर। घर वाले भी देखना नहीं चाहते अपने घर वाले का ऐसा सिर। ऐसे सिर के साथ अपने घर मत पहुंचिए। हेलमेट लगा के साबुत सिर निकलिए और साबुत सिर पहुंचिए। फिर मिलेंगे।